लेंथ बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मीन दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के, तो वी क्या है डायरेक्टली। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व की सेकंड क्लास। तो क्या था, हमने क्या कर लिया था, इसका एक पोर्शन ऑलरेडी कर लिया था और हम करेंगे आज इसको, जो बचा हुआ चैप्टर है उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो क्या था, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देखो क्या था, हमने क्या था, मैंने बताया था आपको, एक थोड़ा आप लास्ट क्लास से थोड़ा कंबाइंड करके चलोगे तो याद रहेगा। तो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में हमें दो पोर्शन पढ़ने, दो पोर्शन का मीन्स अगर मेनली चैप्टर को देखें तो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है चैप्टर को। एक तो क्या था, आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में आपने देखा था कि आपके पास एक चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ था। क्या था आपके पास, एक चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से दिया हुआ था और आपने क्या किया था, वहां पे एक तो आपने गति कराई थी, किसकी, आवेश की गति कराई थी, गति कराई थी और उस पे आपने एफ डिफाइन किया था। याद है, आवेश की गति कराई थी, एफ डिफाइन किया था। बात तो समझ आ रही है। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था तो आपको वी ऑलरेडी उसने दिया था और कैसे आता है, कहाँ आता है, वो मैंने क्लास में समझाया था। तो क्या किया था आपने, एक तो क्यू आवेश वी वेग से गति करता है वेलोसिटी से, तो आपने उस पर लगने वाला फोर्स को डिफाइन किया था, बल को निकाला था, एक ये किया था। और दूसरा किया था आपने कि उस चुंबकीय क्षेत्र V जो आपको दिया हुआ था उसमें क्या किया था आपने, एक क्या रखा था आपने, एक वायर था, एक वायर था, एक तार था और तार पे लगने वाला जो फोर्स था उसको आपने डिफाइन किया था। ये आपने लास्ट क्लास में किया था, ये किया था ना, और कुछ जनरल चीजें और की थी, मेन टॉपिक यही किया था। अब क्या है, मैंने बताया कि आज आप क्या पढ़ने वाले हो। तो पहले पोर्शन में हमने देखा चैप्टर के कि आपको चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ था और आपने आवेश की गति कराई थी, उस पर लगने वाला बल देखा था और आपने उसमें एक वायर रखा था, तार रखा था, उसमें धारा फ्लो हो रही थी, बह रही थी, उस पर आपने बल देखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हो, यहाँ पे पढ़ने वाले हो, पहले क्या था, पहले आपने पढ़ा कि आपको चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो इससे अलग है। यहाँ पे क्या होगा, आप किसी वायर में करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके अराउंड, उसके वायर के अराउंड मींस वायर के चारों तरफ ऑटोमेटिकली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। पार्ट के दोनों पोर्शन समझ आ रहे हैं। पहले पोर्शन में क्या था, आपको चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ था और आप उनमें चीजों को डिफाइन कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप किसी वायर में, किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराओगे तब जाके चुंबकीय क्षेत्र आएगा, जनरेट होगा, उत्पन्न होगा। अब क्या था, सबसे पहले हम देखेंगे वायो-सैवर्ट का नियम। क्या देखने वाले हैं, वायो-सैवर्ट का नियम यही बताता है कि किसी वायर में, किसी तार में आप करंट को फ्लो कराओगे, धारा उसमें बहेगी तो उसके अराउंड चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो किस तरह से डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं, उसी के बारे में वायो-सैवर्ट ने अपना नियम दिया था। तो क्या होता है, जैसे जनरली हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वायर है, क्या है, हमारे पास एक वायर है। तो सीधी सी बात है, जैसे बुक में दे रखा होता है, बुक में क्या दे रखा होता है, बुक में वायर इस तरह से दे रखा होता है, ऐसे दे रखा होता है ना तार। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से वायर बनाओ, वायर आप सीधा भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको क्या लेना है, आपको तो बस एक वायर चाहिए। क्या चाहिए, आपको एक वायर चाहिए, वायर में करंट फ्लो कराना है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वायर को हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, वायर तो सीधा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसमें क्या कराएं, करंट को फ्लो कराएं, क्या कराएं, करंट फ्लो कराएं, इसमें धारा बहे, कहने का मतलब है इसमें धारा बह रही है, तो इसके अराउंड चारों ओर ऑटोमेटिक एक चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। चैप्टर का मीन समझ आ गया, आगे क्या पढ़ने वाले, पहले क्या पढ़ा था वो समझ आ गया। पहले देखो, आपको चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी दिया हुआ था और आप उसमें नई नई चीजों को निकाल लेते कि बल किस तरह से कैसे काम करता है। आज क्या है, आज चुंबकीय क्षेत्र दिया नहीं है,
आपकी धारा बह रही है तो ऑटोमेटिकली इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। मैं इसलिए दोनों को कोरिलेट करके पढ़ा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको लगे ना कि वहां पे तो चुंबकीय क्षेत्र था, यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। वहां पे चुंबकीय क्षेत्र दे रखा था, यहाँ पे आप करंट फ्लो करा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसके अराउंड चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। अब क्या होगा, बायो-सैवर्ट ने बताया कि कैसे हम डिफाइन करेंगे। जब मान लो ये वायर है, इसमें करंट फ्लो है, धारा बह रही है, तो इसकी चारों ओर क्या होगा, जैसे मान लो ये पेन है, तो पेन मान लो कि क्या है, कंडक्टर है और इसमें धारा फ्लो हो रही है, तो इसके अराउंड मींस चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके अराउंड क्या होगा, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। हो गया, तो मान लो यहाँ पे सब में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र V आ गया। क्या आ गया, V आ गया। अब क्या है, बायो-सैवर्ट ने बताया कि आप खुद सोचो, चुंबक वैद्युत क्षेत्र में आपने क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र में देखो कोरिलेट करके पढ़ोगे समझ आएगा। वैद्युत क्षेत्र में आपने पढ़ा था कि आपका वैद्युत क्षेत्र ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र ये था, और एक वैद्युत क्षेत्र कैसा पढ़ा था आपने, इस तरह से पढ़ा था, याद करो पढ़ा था ना। तो इस वैद्युत क्षेत्र में आप किसी भी पॉइंट पे क्या डिफाइन कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं ना। याद है कि हमारे क्या था, एक चार्ज था और चार्ज ने क्या किया था, एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट किया था, उत्पन्न किया था, और उस वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइन कर सकते हैं। याद है, यहाँ पे भी क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे चारों ओर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गया, तो आपको पता है यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। बात समझ आ रही है। अब बायो-सैवर्ट ने बोला कि माना हमने इस पॉइंट पे चाहिए, हमें इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, हमें इस पॉइंट पे डिफाइन करना है। जैसे मान लो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हम इस पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो माना हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बात तो समझ आ रही है कि इसमें क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के बाद इसके चारों तरफ अराउंड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब हम इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र कितना है, उसकी वैल्यू क्या होगी। याद है किसी को डाउट नहीं ना। हम निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं। अब क्या होगा, अब आपको पता है, आपने एक चीज और पढ़ी थी, याद होगा आपको, गॉस की पिरामिड, गॉस की पिरामिड पढ़ी थी। गॉस की पिरामिड में आपने पढ़ा था कि आप वहां पे कंप्लीट सरफेस से नहीं निकालते थे फ्लास्क को, पहले छोटे से सरफेस से, छोटे से एरिया से निकालते थे ना। मैंने एक बताया भी था आपको एग्जांपल, जब आप कोई खाने की चीज खरीदते हो तो आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते हो, अच्छी लगती है तो आप उसको ले लेते हो। बिल्कुल सेम कंडीशन यहीं पे अप्लाई होती है, पहले हम छोटे पॉइंट पे निकाल के डिफाइन करके देखते हैं, फिर कंप्लीट पे डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम पहले कंप्लीट वायर से डिफाइन नहीं करेंगे, कंप्लीट वायर से डिफाइन नहीं करेंगे, हम छोटे से वायर की लेंथ से डिफाइन करेंगे, छोटी सी लेंथ से। बात समझ आ रही है, कंप्लीट से नहीं। जैसे आप टेस्ट किसी चीज को खरीदते हो, छोटी सी लेके पहले टेस्ट करते हो, थोड़ी लेके फिर लेते हो आप कंप्लीट है। गॉस की पिरामिड में भी किया था, शायद याद होगा। तो पहले हम कंप्लीट से नहीं निकालेंगे, हम छोटे से लेंथ से निकालेंगे। कितनी लेंथ से निकालेंगे, छोटी लेंथ से निकालेंगे। लेंथ कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। क्लियर। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा था कि जब आप किसी चीज को छोटा स्मॉल दिखाते हो तो क्या करते हो, आप डेल्टा या डी लगा देते हो। याद है ना, डेल्टा या डी आप लगा देते हो। तो डी लगा दो यहाँ पे, तो डी यहाँ पे एल ना लिख के हम क्या लिखेंगे, डी एल। डी एल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये लेंथ बहुत छोटी है। कोई दिक्कत यहाँ पे। हम किस पॉइंट पे डिफाइन करना चाहते हैं, इस पॉइंट पे। अब देखो क्या लेंथ, ये लेंथ है, अब पूरी लेंथ की बात नहीं चल रही, ओनली इस लेंथ की बात चल रही है। अब देखो अगर इस लेंथ को देखें तो क्या इस पॉइंट के बीच और इस लेंथ के बीच कोई एंगल बन रहा है, आपका बन रहा है, थीटा, थीटा बन रहा है। थोड़ा बड़ा करके लिख दूं, थोड़ा अनक्लियर लग रहा होगा है, थोड़ा बड़ा कर दूं सही लगेगा, थोड़ा मिक्स हो गया ना उसमें। ठीक है, समझ तो आ गया ना। अब तो बनाना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक वायर है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है और हमने कितनी लेंथ ली है, यहाँ से यहाँ तक एक छोटी लेंथ ली है। मैं बड़ी इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको
दिखाई साफ देना चाहिए। ये ली लेंथ हमने। अब यहाँ से लेके इससे लेके इस पॉइंट की कुछ दूरी तो रही होगी, दूरी तो रहेगी, तो मान लिया हमने ये दूरी कितनी है r। तो क्या ये पॉइंट जो है हमारा P, क्या यहाँ पे लेंथ और इसके बीच कोई एंगल बनता है? हाँ, एंगल बनता है थीटा। बात समझ आ गई? क्या करने वाले हैं हम? ओनली इस डीएल लेंथ से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा उसकी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, कंप्लीट की डिफाइन नहीं कर रहे। क्लियर है? अब डायग्राम तो समझ आ गया, इस तरह का डायग्राम होगा। बायो सेवर्ट ने यही बताया कि हम उसकी वैल्यू को डिफाइन कैसे करेंगे। अब इसको यहाँ पे एक चीज और रिवाइज करा दूं मैं, शायद आपको इसे तो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसका क्या था, हमें थोड़ा कनेक्ट करना था। कनेक्ट हो गया होगा है और समझ ही आ गया, तो क्या होगा, पिछला पढ़ा हुआ है तो अगला उससे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब क्या होता है, आर्टिकल होता है, हम क्या डिफाइन। अब एक चीज और है यहाँ पे, अगर लेंथ छोटी है, लेंथ क्या है, छोटी है, तो इसके वजह से क्या होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? लेंथ कम है। कोई सोचो भाई, इतनी लेंथ लोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड केवल इतने एरिया में जनरेट होगा, इतनी लेंथ लोगे तो इतने एरिया में जनरेट होगा, और ज्यादा लेंथ लोगे तो और ज्यादा। तो इसका मतलब लेंथ अगर स्मॉल होगी तो उससे जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल ही होगा। कोई दिक्कत? तो हमारा यहाँ पे डेल्टा एल ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम बी डिफाइन कर रहे हैं वो डेल्टा बी होगा। डेल्टा भी दिखा देते हैं और डी भी दिखा देते हैं, दोनों बातें याद रखिए। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब हमें किसका फॉर्मूला डिफाइन करना है? बी का। किसका? वी का, कि कितना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, तो वी डिफाइन करना है। अब आपको एक चीज मैंने बताई थी, कुछ बातें हमने सीखी थी। क्या सीखी थी? कि आर्टिकल का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी है, जैसे हमें आर्टिकल किसका डिफाइन करना है, डेल्टा वी लिख दो या इसको डी वी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें आर्टिकल किसका डिफाइन करना है? डीबी का। डीबी का डिफाइन करना है। तो मैंने बोला जिसका हम आर्टिकल डिफाइन करते हैं, जिसका आर्टिकल हम डिफाइन करते हैं उससे रिलेटिव जितने भी होते हैं, तो आर्टिकल का मीन्स होता है कि हम देखते हैं कि जो हम जिसका आर्टिकल डिफाइन कर रहे हैं इन सबके बीच उसका कैसा रिलेशन रहा है। आर्टिकल का मीन्स कई बहुत बार बताया मैंने, रिपीट में इसलिए करता हूं ताकि आपकी बात एक बात बार बार माइंड में आएगी तो फिर माइंड में फीड हो जाएगी। आर्टिकल का मीन्स क्या होता है? आर्टिकल का मीन्स होता है जिसका आर्टिकल आप डिफाइन करते हो, तो यहाँ पे डायग्राम में जितने भी दे रखे हैं उनके साथ उसका किस तरह का रिलेशन होता है, यही होता है आर्टिकल का सिंपल मीन्स। जैसे आप हो तो आपका किसी के साथ कोई आपके चाचा होंगे, कोई आपके ताऊ होंगे, कोई आपके पापा होंगे, तो इस तरह से रिलेशन जैसे हम देखते हैं, तो इसका रिलेशन देखना है इनके साथ क्या रिलेशन रहता है। और रिलेशन यहाँ पे आपको पता है दो ही तरह का रिलेशन आता है, या तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या तो ये अनुक्रमानुपाती होता है या ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मीन्स याद है ना? अनुक्रमानुपाती का मीन्स ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स ये है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उसके साथ, और व्युत्क्रमानुपाती का मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स ये होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब देखें, देखो यहाँ पे लिखना नहीं है, हमें फील करके लिखना है, एकदम अंदर से फील आनी चाहिए। हाँ ठीक है। अब हम पहले देखना चाहते हैं यहाँ पे किसमें, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, आई के साथ इसका रिलेशन क्या होगा। अब एक बात बताइए मुझे, ये जनरेट किसकी वजह से हुआ? जब आई जीरो होगी तो वी क्या होगा? क्योंकि वी जनरेट किससे हुआ है? आई से। वी जीरो, आई जीरो तो वी भी जीरो। फिर आई आपने जैसे फ्लो कराया तो वी की वैल्यू आ गई, इसका मीन्स आई बढ़ा तो वी भी बढ़ा। तो क्या रिलेशन निकला इसमें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मीन्स आई की वैल्यू बढ़ती है तो वी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इन दोनों में रिलेशन देखें तो क्या होगा? बी क्या है हमारा? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। मीन्स हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो बहने वाली जो करंट है उसमें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुपाती होता है। फील तो आ गया? हाँ, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। दूसरा देखो, लेंथ में अगर देखें हम, क्या देखें? लेंथ में देखें, आप अभी मैंने बताया था आप इतनी लेंथ लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड केवल इतने एरिया में होगा, आप इतनी लेंथ लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इतने एरिया में होगा। इसका मीन्स लेंथ अगर बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी। तो हमें क्या फीलिंग आ रही है कि
लेंथ बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मीन दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के, तो V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स अनुक्रमानुपाती है। तो डेल्टा V किसके, DL के। देखो मैं बोलता हूं ना, मैं दो तरह से इसका यूज करता हूं, तो आप एक ही तरह से कर लो, फिलहाल D का कर रहे हो तो पूरे में D का कर लो, लेकिन आप डेल्टा का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तो समझ आ गया किसके, अब किसके साथ बचा, R के साथ रिलेशन देखना है। अब ये तो आप पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस बढ़ने पे किसी भी चीज की क्या होती है, अट्रैक्शन, जैसे फोर्स पढ़ा था आपने, फोर्स पढ़ा था ना, तो क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था। खुद आपने जनरल लाइफ में देखा होगा कि जो हमारे क्या होते हैं, वायर होते हैं, तो वायर के जैसे मान लो बहुत बड़ी लाइन चल रही है, मान लो 36,000 की इस तरह से होती है ना, 36,000 48,000 बड़ी बड़ी लाइनें जो होती हैं, अगर उनके आप क्लोज पहुंच गए तो क्या होगा, अगर पास पहुंच गए तो आपको खींचेगी ना, और दूर होते हो तो नहीं खींचती। इसका मतलब अगर पास जाओगे तो भी बढ़ेगा और दूर रहोगे तो भी घटेगा। तो डिस्टेंस के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे dB जो जनरेट हुआ है वो R के क्या है, कोई दिक्कत, और यहाँ पे एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एंगल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। सब में रिलेशन देख लिया, यही बताया था हमारे बायो-सैवर्ट ने, बायो-सैवर्ट ने यही बताया था। करने का रूल्स क्या होता है, करने का रूल्स आपको पता है, पहले हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने के बाद उसका, अरे आर्टिकल तो करना सबसे आ गया ना, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद उसका इंट्रो लिख देते हैं साइड में, फिर हम आर्टिकल करना स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला करते हैं। ये डायग्राम आपको बनाना है, ये बनाना है, ये सब समझ आ गया, आ गया। अब हम चलते हैं, देखो डायग्राम यही उठाना है तुम्हें, वहां पे जगह कम है इसलिए। चले अब चलते हैं हम इस पे, आप देखो ये हो गया। अब छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, वो आपको समझ आ गया। ये इस तरह से था, यहाँ पे क्या था, हमें dV डिफाइन करना था, पॉइंट क्या था, P था, इनकी बीच डिस्टेंस R थी, यहाँ पे एंगल थीटा था, लेंथ हमने कितनी ली थी, DL ली थी, क्लियर। और इसमें करंट कितना फ्लो होता, I करंट फ्लो होता। आप सब कुछ कर लिया, आर्टिकल में करना क्या होता है, डायग्राम आपका बन गया, डायग्राम बन गया, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे। क्या देखो, डायग्राम बनाने के बाद आप साइड में लिखते हो ना, तो अपने तो इंट्रो टाइप से लिखते हैं, जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो इंट्रो टाइप से लिख दो। क्या दिख रहा है आपको, माना कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है, यहाँ पे जो लेंथ है इसकी अनंत का भी जानते हो, इतना हमें भी नहीं पता कि कितना लंबा है, ठीक है, अनंत इन्फिनिटिव लेंथ ली है इसकी। तो क्या है, चालक तार है। अब क्या है, तार, चालक तार के एक लघु अवयव, लघु का मतलब समझ रहे हो, एक छोटा सा हमने क्या ले लिया, इसका पार्ट ले लिया। देखो तार तो पूरा है, तार तो क्या है पूरा यहाँ पे, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, छोटा सा इसका पार्ट ले रहे हैं, उसे बोलते हैं लघु अवयव, छोटा सा पार्ट से ले रहे हैं। तो क्या लिया हमने, क्या लिया, चालक तार के लघु अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण कितना है, कोण कितना दिख रहा है आपको, एंगल थीटा है। और क्या है, चालक तार के लघु अवयव कितना है, ये डेल्टा एल कर लो या डीएल कर लो, के कारण चालक से r मीटर दूरी पर, देखो डेल्टा एल है, इससे r मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु P लिख रहा है, तो हमने लिख दिया भाई चालक तार इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी पे क्या डिफाइन करना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र V। तो ये जिस बिंदु पर क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना है। यहाँ पे किसी को पॉइंट समझ आ गया ना। यहाँ पे क्या, लेट अस एज्यूम दैट देयर इज ए कंडक्टर वायर ऑफ इन्फिनिटिव लेंथ, इन्फिनिटिव लेंथ का कंडक्टर वायर है, उसने बोला द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द शॉर्ट कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स तो बताना आपको, छोटा सा कंपोनेंट, शॉर्ट कंपोनेंट ऑफ द कंडक्टर वायर एंड द लाइन ज्वाइनिंग द कंपोनेंट्स टू द पॉइंट इज
हाँ, इज कहाँ पे गया, इज ड्यू टू शॉर्ट कंपोनेंट डेल्टा एल ऑफ द कंडक्टर वायर देयर इज पॉइंट पी। तो इसमें क्या है, लघु अवयव की लंबाई तथा उनके मिलाने के बीच कौन थीटा है, तो यहाँ पे एंगल आना चाहिए था, क्या होगा, पॉइंट पी क्यू टू। हाँ, तो इसको आप क्या लिखना, इसको आप एंगल लिखना। कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, एंड लाइन ज्वाइनिंग द कंपोनेंट टू द पॉइंट इज टू द पॉइंट, यहाँ पे एंगल आना है, यहाँ पे आना है, इनके बीच क्या है, बीच में एंगल कितना है, थीटा है। आगे क्या है, ड्यू टू द शॉर्ट कंपोनेंट डेल्टा ऑफ द कंडक्टर वायर देयर इज ए पॉइंट P at a distance of r meter from the conductor wire at which the magnetic field is to be found। ठीक है, बस यहाँ पे आपको थीटा लगा लेना है, यहाँ पे एंगल थीटा। डायग्राम हो गया और अपना क्या हो गया, इंट्रो हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, अब देखो क्या होगा, जैसे हमने किया था, यहाँ पे देखो लिखते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे, जैसे करते कैसे, यहाँ पे जो हमने रिलेशन निकाला है, आप क्या करते हैं, जो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, डायग्राम होता है, उसी को तो आप कैसे लिख देते हो, इंट्रो करके लिख देते हो, इंट्रो करके। अब यहाँ पे जो आप लिखते हो ना, इसे भी समझ लो लिखना कैसे। यहाँ पे जो लिखते हो, जो भी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो रिलेशन दिख रहा है, उसको आप यहाँ पे रिटेन इंग्लिश और हिंदी में रिटेन कर देते हो। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में, यहाँ पे जो भी रिलेशन होता है उसको आप लिख देते हो। जैसे देखो कैसे, यहाँ पे देखो, चुंबकीय क्षेत्र जो था, मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या था, धारा के करंट के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अनुक्रमानुपाती था। तो क्या था, डी वी डायरेक्टली था प्रोपोर्शनल, ये। तो देखो लिखते कैसे, जो रिलेशन हमने निकाला है यहाँ पे कि डेल्टा बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, वो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, जो भी डायग्राम में होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देते हो ना। इसी तरह से जो रिलेशन यहाँ पे होता है वो आप ऊपर लिख देते हैं कि इनके बीच ये रिलेशन है, ये है ना। डीवी क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो हमने लिख दिया क्या, चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा की क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो समझ आ रही है ना, जो यहाँ पे होता है वो ऊपर लिख देते हैं। तो क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। हो गया। फिर आगे किसमें देखा था हमने देखा था क्या, डी वी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, डी एल के, यही तो था। तो आपने ये बात तो समझ आ गई ना, जो यहाँ पे रिलेशन होता है वही यहाँ पे लिख देते हैं लाइन को। तो यहाँ पे लाइन क्या दिख रही है आपको, दिख रहा है कि यहाँ पे जो V है, डी वी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी एल के, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उसके अवयव की लंबाई के कितना है, अनुक्रमानुपाती। ये तो दिख रहा है आपको, ये लिखा है हमने, इसे लिखने की आप टेंशन मत लेना, जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। फिर क्या देखा था आपने, एंगल के क्या था वो, ये डी बी क्या था, साइन थीटा के, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही लिखा है देखो हमने, ठीक है। ठीक है ना, ये वाली चीज दिक्कत ही खत्म है, बस जो होता है यहाँ पे लिख दो। और क्या है, जो डिस्टेंस थी उसकी क्या था, स्क्वायर के था, स्क्वायर के इनवर्सली था। तो यहाँ पे क्या देखो, तो क्या था, डी बी, मैं डेल्टा का यूज ज्यादा करता हूँ ना, तो इसलिए डेल्टा बन जाए बार। तो क्या था, 1/r², कोई दिक्कत। तो सब में रिलेशन देख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको एक साथ ज्वाइंट करके लिख देते हैं। ऊपर वाले ऊपर आ जाएंगे और नीचे वाले नीचे आ जाएंगे। तो क्या था देखो, डी वी ऊपर क्या था अपना आई, तो आई ऊपर आ गया, और यहाँ पे क्या था, डी एल ऊपर था, ऊपर आगे देखो ऊपर था, ये ऊपर था, आई भी ऊपर थी। जो अनुक्रमानुपाती है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे। तो क्या था, साइन थीटा अपॉन
और ये आप पढ़ चुके हैं कि जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो क्या लगाना पड़ता है, कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। मतलब ये साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट के का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे कांस्टेंट आता है वो कितना आता है, वो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, ये बायो सावर्ट का नियम प्रूफ। समझ तो आगे कैसे करते हैं, इसमें काफी मैंने समझाने की तुम्हें कोशिश की है और कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएं कि कैसे कैसे हम इसको लिखते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आगे चले समझ तो आ गया। ये आपको मैं क्या बताता हूँ, मैं बताता हूँ जब हम ये इन्वर्ट प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाते हैं और इक्वल का लगाते हैं, बराबर का लगाते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है ना। और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे वहां पे आपने यूज किया था ऐप में कूलाम के नियम में, कूलाम लॉ में, तो क्या किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के किया था ना, तो अलग अलग आती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चलो आगे चलें। आप देखो ये भी बहुत, ये वाला बिल्कुल सिंपल है। अब करने हमें बायो सावर्ट के नियम के क्या करने हैं, हमें यूज करने, क्या एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन का मीन्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द करंट सर्कुलर। यहाँ पे क्या है, देखो क्या होता है, एप्लीकेशन करनी है। क्या करने हैं हमें, बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग मीन्स उसके एप्लीकेशन करने। एप्लीकेशन का मीन्स समझ लो क्या होता है, जैसे मैं बोलूं पानी के अनुप्रयोग है, तो मैं बोलूं क्या, आप क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं किसका, वाटर का। तो इसका मीन्स ये हुआ, पानी के अनुप्रयोग का मीन्स हुआ पानी का कहां कहां पे कैसे कैसे हम यूज करते हैं। बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग का मतलब होता है बायो सावर्ट का नियम हम कैसे कैसे कहां पे यूज करते हैं। अब बायो सावर्ट के नियम, इसका मतलब अगर सिंपल भाषा में समझो तो हम अब बायो सावर्ट के नियम का यूज करने वाले, बायो सावर्ट का नियम का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। और उसके नियम का यूज करके हम चीजों को डिफाइन करेंगे। कोई दिक्कत, अब देखो क्या है, हमें क्या करना है, धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही मतलब द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट ट्रैंक, क्या है, सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप मतलब समझो इसमें कि इसका मतलब क्या होता है, सर्कुलर लूप का मीन्स होता है जैसे हमारी रिंग होती है, जैसे क्या होती है, हमारी रिंग होती है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रिंग होती है, तो उसकी बात चल रही है, किसकी, रिंग की तरह जो होता है बीच से खाली होता है उस तरह से, और किसके सेंटर पे। अभी आप क्या देख रहे थे, अभी आपने क्या देखा था, आपने देखा था एक वायर था आपके पास, और वायर के अराउंड क्या था, चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र था, उसकी वैल्यू आपने डिफाइन की थी। सेम यहाँ पे भी क्या करने वाले हो आप, ऐसे ही करने वाले हो। यहाँ पे वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है आपके पास, वृत्ताकार मीन्स गोल है, और उसके सेंटर पे आपको वी डिफाइन करना है। बात तो समझ आ रही है। अभी भी आपने क्या डिफाइन किया था, वी मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन किया था, अब भी डिफाइन करने वाले हो इसके सेंटर पे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ देखें, सर्कुलर का मीन्स तो जानते हो, सर्कल की तरह ही है, सर्कुलर लूप। अब देखो क्या होगा, इसका डायग्राम होता है कुछ ऐसा, जैसे बुक में ऐसा बना के दे देते हैं इसका, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा बनाते हैं ना ऐसे, और फिर उसको राउंड ऐसे कर देता है, ऐसे कर देता है, ऐसे करके ना, तो वो बोलता है कि क्या कर रहे हैं हम, एक वायर लिया हमने, क्या लिया, एक वायर लिया और वायर का यूज करके ऐसे करके बनाया और वायर को ऐसे कर दिया, ऐसे होता है ना। जैसे मान लो आपके पास एक लेंथी वायर है, तो आपका लूप बनाना है, तो क्या करोगे, वायर को इस तरह से आप क्या कर दोगे, फोल्ड करके ऐसे ही तो निकाल दोगे ना। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो क्या बना सकते हो, इसको सर्कुलर भी बना सकते हो, इस तरह से कि गोल बना रहे हैं। और गोल बनाने के बाद क्या कर देंगे हम, इसमें क्या लगा देंगे, एक बैटरी लगा देंगे करंट फ्लो के लिए। तो आप ऐसे चाहो ऐसे बना सकते हो, ऐसे चाहो ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आप कैसा भी बना सकते हो। तो ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। अब क्या होगा, ये ज्यादा मैंने बड़ा तो इसलिए बनाया ना, आपको दिखना चाहिए, वरना इसको ऐसे बना देते हैं हम। कैसे, ऐसे लिया हमने
और इसको ऐसे किया और ऐसे मूव किया, ठीक है। अब आपको बताइए ये क्या होगा, ये सर्कल है ना, ये क्या सर्कल है, तो सीधी बात है सर्कल को बनाने के लिए क्या होता है, सर इसका स्ट्रक्चर ऐसा है ना जैसे वृत्त का होता है सर्कल का, तो सर्कल को बनाने के लिए ऐसे करके आप करते हो ना और ऐसे घुमाते हो उसको, तो बीच में क्या आता है उसका सेंटर, तो इसका भी सेंटर होगा, इसका भी जो सर्कुलर चीज होगी, कुछ भी सर्कुलर होगा तो उसका एक सेंटर होगा। अब आपको पता है सेंटर होगा तो सीधी सी बात है, इसको इस सेंटर को नेम क्या दे दिया हमने ओ, इस सेंटर को नेम क्या दिया ओ, और आपको जानते हो कि इसके सेंटर से इसके सरफेस तक की डिस्टेंस को मींस दूरी को क्या बोलते हो आप, रेडियस बोलते हो आर। कोई दिक्कत किसी को, रेडियस आर बोलते हो। अब इसमें करंट फ्लो कितना हो रहा है, मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई करंट फ्लो हुआ। अब आपको पता है जैसे ही इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा ना, जब करंट फ्लो होता है तो सीधी सी बात है इसके अराउंड क्या होता है, इसके अराउंड क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और हमें डिफाइन क्या करना है, आपको पता है यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, यहाँ पे भी होगा, हमें कहाँ पे करना है, इसके सेंटर पे डिफाइन करना है, कहाँ पे, इसके सेंटर पे डिफाइन करना है। अब देखो आपने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा था, तो ये पढ़ा था कि आप कंप्लीट का एकदम डिफाइन नहीं कर सकते, पहले एक छोटे का डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसका यूज करने वाले हैं, बायो सेवर्ट के नियम का। और बायो सेवर्ट के नियम में क्या किया था हमने, एक स्मॉल कंपोनेंट का किया था यूज, मतलब एक छोटे अवयव का यूज करके पहले छोटे अवयव से निकाला था, फिर हम चाहें तो कंप्लीट से निकाल सकते हैं। तो हमने माना हम इस छोटे अवयव से करना चाह रहे हैं ओनली इतने से, कितने से, ओनली इतने से करना चाह रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है, डी एल है, दिख रही है डी एल। अब यहाँ पे देखो, अगर देखो तो आपको पता है ये जो हम लाइन बनाते हैं हमें डिफाइन कहाँ पे करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है, पहले छोटा डिफाइन करना है फिर कंप्लीट डिफाइन करना है, इसका मीन पहले डी वी डिफाइन करना है फिर वी डिफाइन करना है। तो आपको पता है कहाँ पे डिफाइन करना है, यहाँ पे। तो बायो सेवर्ट के नियम में क्या पढ़ा था आपने देखा था, देखो यहाँ पे आपने देखा था जो लेंथ थी और ये पॉइंट जो था, ये जो लाइन इसको दोनों को क्या कर रही थी, मिला रही थी, तो इनके बीच एंगल होता है थीटा। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एंगल कितना है, तो यहाँ पे एंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो सीधा है बिल्कुल, लेंथ ये सीधी, लेंथ ये और ये लाइन ये, और आपको पता है जब इस तरह का एंगल बनता है तो कितना होता है, 90। अरे ऐसा हुआ ना, लेंथ ऐसे हुई और ये ऐसे हुआ, तो डी एल ये हुआ और ये आर ये हुई, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो गए, लंबवत नहीं हो गए ये, तो यहाँ पे एंगल कितना होता है परपेंडिकुलर में, 90, तो इनके बीच क्या हो गया, 90 एंगल हो गया। ये बात क्लियर है। कैसे निकालते हैं आपको पता है, डेल्टा एल के कारण, देखो किससे निकालना है अपने, करने का तरीका होता है, करने का तरीका हमने पहले डायग्राम बना दिया डायग्राम, फिर डायग्राम का जो भी यहाँ पे क्या होता है, जो भी होता है क्या करते हैं यहाँ पे, इंट्रो लिख देते हैं उसका। तो डायग्राम आपका रेडी है, फिर आप इंट्रो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आपको क्या दिख रहा है, माना कि आर मीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, फिर क्या है, इसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली की क्या है, कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो जो यहाँ पे होता है वो तो लिख देते हो, ये तो तुम सीख गए होगे, जो यहाँ पे होता है वो लिखना जानते हो। अब बायो सेवर्ट के नियम से करने वाले, क्या, बायो सेवर्ट के नियम से, तो डेल्टा एल लंबाई के कारण क्या निकाला था आपने बायो सेवर्ट के नियम से, वहां पे तो की क्या थी लेंथ, कितनी लेंथ ले रहे थे आप, डी एल ले रहे थे, डी ले रहे हो तो यहाँ पे डी कर लो, डी एल लेंथ से निकालना है इसके सेंटर पे, कहाँ पे निकालना है, इसके सेंटर पे। तो बायो सेवर्ट में भी तो यही किया था ना आपने, तो कितना आया था डीएल लेंथ से, कितना आया था डीएल लेंथ से, डी वी इज इक्वल टू, ऐसे नहीं आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल डी एल और साइन थीटा आया था, वहां पे थीटा था, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे, वहां पे तो थीटा था, यहाँ पे कितना है 90 अपॉन डिस्टेंस, वहां पे स्मॉल आर लिया था हमने डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे भी, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है आर, तो क्या लगा देंगे हम, आर स्क्वायर। और आपको पता है साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो इस साइन 90 की जगह क्या आ जाएगा 1, जब आप इसकी 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे आई, तो ये रहेगा, तो हमारा आ गया क्या, डी वी और क्या हो गया
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया बायो सेवर्ट के नियम से। देखो बायो सेवर्ट के नियम का यूज करके तो करना है हमें, आ गया ये। अब ये तो आया है इस छोटे से एक खंड से, एक शॉर्ट कंपोनेंट लिया है हमने, हमें चाहिए पूरे से, कंप्लीट से। तो आप फर्स्ट चैप्टर में क्या करते, पहले आप एक शॉर्ट कंपोनेंट से निकालते हैं, मतलब वहां पे क्या होता है, एक शॉर्ट एरिया होता है हमारा, फिर कंप्लीट एरिया लगा देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, वहां पे भी पहले छोटे क्षेत्रफल से निकालते, फिर कंप्लीट क्षेत्रफल से निकालते। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, पहले तो इस छोटी लेंथ से निकाल दिया हमने डीएल से, फिर क्या निकालेंगे, जितनी भी इस हमारी क्या है कुंडली की लेंथ है, टोटल लेंथ कंप्लीट से निकालेंगे। अब टोटल लेंथ कितनी है इसकी, यहां से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे हुई है। अरे नहीं समझ आया, ये क्या है, ये क्या है, सर्कुलर है ना, मीन्स सर्कल की तरह है। और आपको पता है सर्कल की ये लेंथ किसके बराबर होती है, 2 पाई आर के। तो ये इसकी कंप्लीट जो, नहीं समझ आ रहा, हम छोटी सी लेंथ से निकाल रहे थे डीएल से, अब निकालना हमें इस पूरी लेंथ से। ये क्या है, सर्कल की तरह है ना, सर्कुलर है, तो इस सर्कल की पूरी ये लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर, वही तो यूज कर रहे हो, तो 2 पाई आर होगी। तो अब निकालना अपनों को कंप्लीट से, और आपको याद है कंप्लीट से निकालने के लिए क्या करते हैं आप, समाकलन करते, समाकलन करते हैं ना। दो तरीके, या तो आप ये बोल दो कि इसका हम क्या कर रहे हैं, बीजगणितीय योग कर रहे हैं, या फिर ये बोल दो कि हम इसका समाकलन कर रहे हैं, जैसा अच्छा लगे वैसा आप लिख सकते हो, मैं दोनों करा दियो। यहाँ तक कोई दिक्कत, डायग्राम, ये तो चीज कितनी बार बोल चुका हूँ, डायग्राम बनाओ, जो दिख रहा है ऊपर इंट्रो करके लिख दो, फिर फॉर्मूला प्रूफ कर दो। चले आगे, आप देखो आगे देखो क्या होगा। अब हमें निकालना है संपूर्ण से, टोटल, टोटल से निकालना है, क्या निकालना है, टोटल से निकालना है। अब टोटल से जब आप निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला दो तरह से कर सकते हो आप, या तो समाकलन कर दो, या बोल दो इसका बीजगणितीय योग कर रहे हैं, क्या एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं। तो क्या देखो, समाकलन वाला होगा तो क्या करोगे, दोनों दोनों तरफ क्या लगा दोगे आप, समाकलन का साइन लगा दोगे, इंटीग्रल इस तरह से लगाते हैं ना। तो क्या होगा, देखो दोनों दोनों तरफ का मीन्स क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला ये है ना, तो इस साइड भी इंटीग्रल लगाओगे और इस साइड भी इंटीग्रल लगाओगे, दोनों साइड में लेते हैं ना, बहुत बढ़िया। आप देखो ये है ना, तो यहाँ पे भी लेना है और इस साइड भी लेना है, तो दोनों साइड लेना है। देखो यहाँ पे तो क्या करेंगे, समाकलन लगाया, यहाँ पे क्या आ गया हमारा डी बी, और यहाँ पे भी ये हो गया, और यहाँ पे क्या था हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है जो समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो उनको तो पता है इंटीग्रेशन कैसे होता है, लेकिन मैंने बोला जो बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता तो वो तो बस अपने माइंड में ये रखना कि हमें ये पूरी लेंथ की वैल्यू रखनी है, क्योंकि जो जैसे मान लो मैंने बताया था उन्हें सिंपल में, आप तो ये रखो कि ये एल डी को कैंसिल कर देता है, ये क्या कर देता है, डी को कैंसिल कर देता है, तो देखो इस डी को ये कैंसिल कर देगा, तो क्या आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा, आ गया बी। अब तुम्हें पता है जिस पे डी नहीं लगा होगा उससे तो ये छेड़छाड़ ही नहीं करता, वो तो ऐसे कैसे बाहर आ जाते हैं, तो म्यू नॉट बाहर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, आई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, ये तो बाहर ही रहेंगे ना। अब हमें इसका करना होता है ओनली, किसका करना होता है, डी एल का, इसका तो करना होता है ओनली डी एल का करना होता है। मैंने बोला समाकलन वाले समाकलन कर दे, और जिनसे नहीं आता वो डायरेक्ट इसकी लेंथ लिख दिया करें, जैसे वहां पे हम क्या लिख देते, एरिया लिख देते हैं ना डायरेक्ट, यहाँ पे इसकी लेंथ लिख दो, इसकी लेंथ कितनी है, ये कितनी है इसकी पूरी लेंथ, 2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट भी आता है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन
आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई आर। इस आर से आर की पावर कैंसिल हो गई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इससे कितने टाइम 2 टाइम कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारा ऊपर, ऊपर है हमारा म्यू नॉट, नीचे क्या है अपना 2, और ये क्या है हमारा आर, और क्या है हमारा आई। तो हमारी v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई हमारी v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कोई दिक्कत आ गई। अब कुछ बुक में कैसा लिखा होता है, उसमें लिखा होता है हमारा एलजेब्रिक सम, मतलब बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब दोनों का एक ही होता है। आप वहां पे क्या होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। बस वहां पे क्या लिख देते हैं हम, वहां पे ये लगा देते हैं एलजेब्रिक का साइन डी बी। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोनों तरह से, आप कंफ्यूज ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इससे ही बता देता हूँ आई डी एल अपॉन यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर काम दोनों का एक ही होता है, बाकी से कुछ भी नहीं बोलते, बाकी से कुछ भी नहीं बोलते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी हमने निकाल दिया, और आपको पता है इनसे तो बोलेगा नहीं जिसके डी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाहर आ जाएगा आई, बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे तो बचेगा डीएल पे ओनली। और डीएल की वैल्यू आपको पता है कितनी है, कितनी है अभी लगाइए आपने सेम, 4 पाई आई अपॉन आर, ये आई है आई अपॉन, और इसकी वैल्यू कितनी लगाई आपने 2 पाई आर, आगे सेम ही है। तो देखो डिफरेंट थोड़ी है, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया बुक में ऐसे भी लिखा हुआ होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे भी होता है। ऐसे हो गया, आगे चले, यूजेस समझ में आ गया ना। देखो बायोसेवर्ट, जैसे मान लो आप ये देखने वाले हो, क्या आप देखने वाले हो पानी के उपयोग, तो क्या करोगे, अरे तो पानी का तो यूज ही करना पड़ेगा ना। बायोसेवर्ट के नियम की एप्लीकेशन देख रहे हो, तो बायोसेवर्ट के नियम का तो यूज करना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे एक चीज और समझो, यहाँ पे जो हमारी क्या थी, कुंडली थी है, तो क्या था उसमें, यहां तक समझ आ गया। आप देखो एक पॉइंट और बचा हुआ है इसमें, देखो यहाँ पे इसमें कितने सर्कल थे, इसमें कितने थे, एक ही था ना, इसमें एक ही था। अगर इसमें मैं कितने कर दूं, बहुत सारे कर दूं, एन कर दिए, क्या कर दिए हमने, एन का मतलब पता नहीं कितने, 10 20 30 कुछ भी हो सकती है एन की वैल्यू, एन कर दी हमने। तो एक के लिए ये आता है, तो एन के लिए कितना आएगा, मल्टीप्लाई। एक बात बताओ, एक बच्चे पे 5 रुपए हैं, तो 10 बच्चों पे कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, 10 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो 50 आएगा। अब तो समझ आ गया। एक चक्कर में, एक राउंड में कितना है, एक राउंड में भी इतना है, तो एन राउंड में क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, बहुत बढ़िया। तो क्या कर दो, एन से मल्टीप्लाई कर दो, आई अपॉन 2 आर। ये याद रखना, इस चैप्टर के सबसे मोस्ट चीजें हैं बायोसेवर्ट और उसका क्या, उसके एप्लीकेशन, एम्पियर और एम्पियर की एप्लीकेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आते हैं। हाँ हो गया, आगे चले। अब करना है हमें आगे, अब करना है एम्पियर का परिपथीय नियम। देखो ये भी आपने पढ़ा है, ये भी आपने पढ़ा है, इसका मतलब इसका जुड़वा वाई पढ़ा है आपने। जुड़वा मीन्स, जुड़वा सेम सेम था वो भी। देखो कैसे, आपने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, वो था गॉस लॉ, था गॉस का नियम। क्या पढ़ा था आपने, आपने पढ़ा था कि गॉस के नियम में सबसे पहली बात तो हम एक इमेजिनरी सरफेस लेते हैं,
काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं ना। सबसे पहले गॉस के नियम उसमें क्या देखा था हमने कि हम एक काल्पनिक सरफेस बनाते हैं, और कैसा बनाते हैं, जैसा चार्ज का सरफेस होता है उसी स्ट्रक्चर का बनाते हैं। ये चीजें आप पढ़ चुके हो ना, उसी का यूज करके यहाँ पे निकालेंगे, देखो तो इजी लगेगा। करें तो क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत से चार्ज है, क्या है, बहुत से चार्ज है ना, और ये क्या है, एक सरफेस के अंदर है। चार्ज क्या है, सरफेस के अंदर है, और हमें निकालना है कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमें इसकी क्या निकालते हैं, फ्लास्क निकालते हैं ना, तो हमारे पास इसका एक रूल आया था गॉस का, वो आया था क्या, याद करो, क्या था, इंटीग्रल करते हम और क्या करते, ई इंटू क्या करते, डी ए, और यहाँ पे क्या लेते हैं हम, क्या लेते, क्यू, और यहाँ पे लेते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट। क्या ये नहीं पढ़ा था आपने, पढ़ा था। और यहाँ पे क्यू मैंने बोला था नेट लेंगे, नेट का मतलब टोटल जितना भी होगा उस हमारे सरफेस के अंदर। बात समझ आ रही है क्या। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, और क्या था, यहाँ पे हमारा क्या था, जो सरफेस था उसका एरिया था, और यहाँ पे क्या था, सरफेस के अंदर जितने भी टोटल चार्ज थे वो ऊपर लिए थे, एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दी थी। ये हमने क्या किया था, ये हमने पढ़ा था। अब आगे देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे इसी का थोड़ा फॉरवर्ड है, अब यहाँ पे ये होता है कि हम निकालने वाले क्या, बायो-सैवर्ट के नियम से क्या निकालते थे आप, क्या निकालते थे, V की वैल्यू। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से भी क्या निकालते हो आप, V की वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, बायो-सैवर्ट के नियम से भी और एम्पियर के नियम से भी। एक ही चीज डिफाइन करनी है आपको। अब देखो कैसे डिफाइन करते हैं। वहां पे क्या था, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, वहां पे भी क्या लेना पड़ता था हमें, एक सरफेस लेना पड़ता सरफेस, और यहाँ पे भी क्या लेना पड़ता है, हमें एक सरफेस लेना पड़ता है। वो पृष्ठ किसका था, गॉस का, और इसको बोलेंगे एम्पियर का। देखो क्या होगा, मान लो हमारे पास क्या होगा, एक सरफेस होगा, इस तरह से सरफेस है। अब क्या है, वहां पे क्या था, चार्ज था, और यहाँ पे होंगी, मान लो इसमें क्या है, इसमें करंट है, बहुत सारी धारा है, जैसे मान लो यहाँ पे I1 है, I2 है, I3 है, बहुत सी धारा है, और I4 है, और यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना है भाई, V डिफाइन करना है। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है DL। तो इसका नियम क्या कहता है, जैसे यहाँ पे ये पढ़ा था, बिल्कुल सेम उसी को यहाँ पे फॉलो करता है। ये क्या बोला है कि यहाँ पे जो आपका V है, क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे E था, और इसकी किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, जो एरिया ले रहे थे ना, उससे कर रहे थे। यहाँ पे क्या ले रहे हो आप, लेंथ ले रहे हो, वहां पे छोटा एरिया ले रहे थे, एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे आप लेंथ ले रहे हो, लेंथ से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे V ले लेते हैं, जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और जिससे हम निकाल रहे हैं यहाँ से DL। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसकी लेंथ DL ले लेंगे, और क्या कर देंगे हम, जैसे वहां पे कर दिया। अब ये किसके इक्वल आता है, ये आता है हमारा, यहाँ पे ये था, यहाँ पे आता है म्यू नॉट इनटू, यहाँ पे जो टोटल नेट, यहाँ पे क्या होगा, करंट होगा टोटल, तो यहाँ पे I क्या लेना है, I नेट। देखो क्या दोनों सेम नहीं लग रहे आपको, क्या दोनों सेम नहीं लग रहे। यहाँ पे आप E था, यहाँ पे V का यूज करना है, वहां पे A का यूज करते हैं, यहाँ पे L का यूज करना है। वहां पे चार्ज की वजह से हो रहा था ना, चार्ज से हो रहा था तो चार्ज लेना है, यहाँ पे करंट की वजह से धारा, तो धारा लेनी है। वहां पे आपका बताए कौन सा था, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मी नॉट। कोई दिक्कत। अब देखो ये बोलता है हम क्या निकाल रहे हैं, किसी भी A to Z किसी भी हमें उसका निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, जैसे बायो-सैवर्ट के नियम से मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं। अब इतने में समझ नहीं आया तो सिंगल से समझ लो।
यहाँ पे देखो ये धारा हमारा कोई भी एक वायर है, इसमें धारा आई फ्लो हो रही है। यहाँ पे क्या है, हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। कहाँ डिफाइन करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है V, यहाँ पे डिफाइन करना है V। तो आप वहां पे क्या करते, जिस पॉइंट पे आप डिफाइन करते हो उसे टच करता हुआ एरिया लेते, सरफेस लेते ना लेते, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। इसको टच करता हुआ क्या लेना है आपको, ले लिया सरफेस, ले लिया ना, ले लिया सरफेस। अब क्या है, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी, हमने स्मॉल ले ली dn, ले ली ना। अब क्या करोगे आप, अब आपको बताएं, यहाँ पे क्या कर दोगे आप, जो भी v है फिर क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, dl से। और क्या होगा, यहाँ पे म्यू नॉट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है। दोनों से समझ आ गया, आप इससे चाहो इससे समझ लो, इससे चाहो इससे समझ सकते हो। आगे आप देखो इसने बोला क्या है, अब हमें लिखना है कि इसका मीन्स होता क्या है। अब यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं हम क्या, ये है हमारा रेखिक समाकलन। रेखिक समाकलन का मीन्स समझो लाइनर इंटीग्रेशन है। लाइनर का मीन्स क्या, आप b का जो इंटीग्रेशन कर रहे हो, समाकलन कर रहे हो, वो किसके साथ कर रहे हो, एक लाइन के साथ कर रहे हो ना, एक लाइन पे कर रहे हो ना। देखो ये लाइन ही तो है, लाइन के साथ कर रहे हो, तो ये v का क्या हुआ, v का ये लाइनर इंटीग्रेशन है, मीन्स रेखिक समाकलन है। तो ये क्या है, ये क्या है, इसको बोल सकते हैं हम क्या, v का क्या है, ये रेखिक समाकलन। रेखिक समाकलन है ना। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये b का रेखिक समाकलन, लाइनर इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, आई नॉट और i के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। इसका मीन्स अगर हम बोले कि b का रेखिक समाकलन क्या होता है, म्यू नॉट और i के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो दिख रहा है आपको। क्या एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, उसका नियम कहता है कि भाई v का जो लाइनर इंटीग्रेशन है, रेखिक समाकलन है, वो किसके बराबर है, म्यू नॉट और इसमें परिपथ में बहने वाली करंट फ्लो के मल्टीप्लिकेशन के गुणनफल के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या दिख रहा है ये बताओ, हमें दिख रहा है b का रेखिक जो समाकलन है वो क्या है, म्यू नॉट और i के गुणनफल के बराबर है। तो इसको क्या आप लिख सकते हो, जो आपको दिख रहा है वही लिखना है आपको। देखो यहाँ पे क्या है, तो आपने क्या देखा, एम्पियर के परिपथीय नियम में क्या देखा, जो भी आपने देखा है वो आपको क्या करना है, लिखना है। अब देखो क्या कैसे लिखना है, देखो क्या है, किसी बंद परिपथ में, परिपथ बंद होगा तभी तो करंट फ्लो होगा, है। तो क्या बोला है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये किसके बराबर दिख रहा है आपको, पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा और चुंबकीयशीलता, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता के क्या है, गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या ये क्या है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन, ये किसके बराबर दिख रहा है आपको, म्यू नॉट और i के गुणनफल के बराबर दिख रहा है, गुणा के बराबर दिख रहा है, ये हमें लिखना है। तो क्या, द लाइनर इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई के ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू इट्स एंड द मैग, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे जो होगा कि इनके करंट के और आई नोट के इक्वल होगा। समझ आ गया। आप देखो, आप करने वाले हैं हम क्या, इसका यूज, जैसे हमने क्या किया था, पहले बायो-सावर्ट का नियम किया और फिर उसके बाद बायो-सावर्ट के नियम का यूज किया, और यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं हम, एम्पियर का नियम किया और एम्पियर के नियम के यूज करने वाले। हाँ देखो क्या है, अब यहाँ पे करना है, हमें क्या करना है, एक हमें लेना है अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब हमें एक वायर लेना है। क्या लेना है हमें, एक वायर लेना है, उसकी लेंथ कितनी लेनी है, इन्फिनिटिव लेनी है, इन्फिनिटिव लेंथ का वायर लेना हमें।
तो क्या है, इस पे निकालना हमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना है। इन्फिनिटी लेंथ का हमारे पास एक वायर है। तो मैंने बोला था आपको करना क्या होता है, एम्पियर के परिपथीय नियम में आपको एक सर्कल बनाना होता है। क्या बनाना होता है, एक सर्कल बनाना होता है अपनी साइड से, जहां पे आप V को डिफाइन करने वाले हो। तो हमें पता है इसमें क्या है, आई करंट फ्लो होता है। माना क्या होता है, यहाँ पे आई करंट फ्लो होता है। अब आपको पता है जब आई करंट फ्लो होगा तो इसके वायर के अराउंड मतलब चारों तरफ क्या होगा, V जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना। तो हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया था जहां पे आप डिफाइन करना चाह रहे हो उसके टच होता हुआ आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा अपने साइड से। तो हम बना देंगे, क्या बना दिया सर्कल। तो अपनी साइड से क्या करेंगे, इसका सर्कल बना देंगे। बना दिया, फिर क्या करते हैं हम, फिर हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं उसका पहले किससे, पहले निकालते हैं हम किससे, डेल्टा एल से। ठीक है, फिर डेल्टा एल से निकालेंगे, फिर हम कंप्लीट से निकाल देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी डिफाइन करने वाले हैं, यहाँ पे क्या डिफाइन करने वाले हैं, बी, और इसकी लेंथ कितनी है, डी है। आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये तो लिखना आता है ना, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ये तो आपको, ये तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे जो भी दिख रहा है लिख दो आप। क्या यहाँ पे क्या है, धारावाही कुंडली है, क्या है यहाँ पे धारा बारह बह रही है, ये लिखना है। फिर आगे क्या करना है, फिर करना है एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है आपको। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम कहता क्या है, एम्पियर लो अगर देखें हम तो क्या होता है उसमें, ऐसा होता, क्या करना हमें, ऐसा करना है, और इसका ऐसा करना है। ठीक है, फिर क्या करना होता है, यहाँ पे हमें म्यू नॉट लेना होता है, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे करंट पास होता है इससे उसे लेना होता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, डी एल वी की, इसको कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से v इंटू डी इस तरह से वेक्टर फॉर्म में, तो हम वेक्टर का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, याद करो, v को ऐसी लेते, डी एल को ऐसी लेते और कोस थीटा लगा देते, याद है। और जो भी इनके बीच क्या होता है, एंगल होता है, उसके यहाँ पे वैल्यू रख देते। आप देखो यहाँ पे इनकी दोनों की क्या है, डायरेक्शन सेम रहेगी। डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो डायरेक्शन जब सेम रहेगी तो क्या होगा, आप थीटा कितना लोगे, 0 लोगे। थीटा कितना लोगे, 0 लोगे। अगर थीटा 0 लोगे तो यहाँ पे अगर थीटा 0 आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, VD, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1, तो कितना आ जाएगा, VDL। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप लिख सकते हो क्या, VDL। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, VDL, और यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू आई। हो गया। अब क्या करना है, अब लगाना है आपको कंप्लीट के लिए, किसके लिए लगाना है, कंप्लीट के लिए। और कंप्लीट आपको पता है क्या, कंप्लीट में क्या करते हैं हम उसको ना, अच्छा चलो यहीं पे कर देते हैं। कंप्लीट के लिए क्या करना है आपको, कंप्लीट के लिए क्या करना है, फिर आपको ओनली क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का साइन लगा दो बस। यहाँ पे क्या होगा, V DL इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट आई। अब आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे V तो बाहर आ जाएगा, तो V बाहर है अपना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई हो जाएगा। आपको पता है अभी आपने लगाया था, इसकी रेडियस कितनी ले रही है हमें, इसकी रेडियस आपको पता है, सर्कल बनाया है ना आपने, तो सर्कल की रेडियस कितनी है, इसका माला सेंटर है यहाँ पे, और रेडियस कितनी मान ली हमने, इसकी r मान ली। तो यहाँ पे क्या आएगी, इसकी डेल्टा एल कितना आएगा, dl मतलब 2 पाई r, जो अभी आपने लगाया, क्योंकि पहले इतना लेना फिर आपको कंप्लीट लेना। कंप्लीट कितना होता है, 2 पाई r। तो यहाँ पे कितना लगा दोगे, b, और यहाँ पे कितना लगा दोगे, 2 पाई r, और क्या होगा, म्यू नॉट आई। और यहाँ से आपको b डिफाइन करना है, तो 2 पाई r को नीचे भेज दो, तो b कितना हो गया,
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बस ये आपका हो गया, ठीक है। चले आगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल था, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। बस ये तो वही है ना फर्स्ट चैप्टर वाला, पहले शॉर्ट के लिए निकाल दो फिर कंप्लीट के लिए निकाल दो। वहां तो एरिया अलग अलग लगाने पड़ते हैं, यहाँ तो एरिया सर्कल का ही लगाना है, टू पाई आर। वहां पे तो अलग अलग लगाने पड़ते हैं ना, कि हमारा क्या था, सिलेंडर था, कभी कभी सर्कल था, तो कभी 4 पाई आर स्क्वायर आता, कभी 2 पाई आर आता। यहाँ पे तो एक से ही चलेगा, तो यहाँ पे क्या लेना है, 2 पाई आर लेना है, क्योंकि आपको राउंड ही बनाना है। चले आगे। आप देखो यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या है, 2 वायर है। कितने वायर है हमारे पास, 2 वायर है और दोनों पैरेलल है। पहला तो जानते हो समांतर, बिल्कुल एक समान, मतलब एक डायरेक्शन में। पैरेलल का मीन्स होता है कि दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे ये है तो बिल्कुल ऐसे रहेगा, इस तरह से सेम रहेगा। मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस देखो चेक करना है, पहले तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, सीधी सी बात है। कैसे चेक कर सकते हो, जैसे एक वायर हमारे पास ये है और दूसरा वायर हमारे पास ये, 2 वायर है अपने पास। अब आपको पता है चेक करना है पैरेलल है कि नहीं है। पहली बात तो इनके बीच एंगल कितना होता है, 0 होता है। दूसरा आप सिंपल में चेक कर सकते हो, कहीं पे भी देखो इनके बीच डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इनके बीच की दूरी सेम होनी चाहिए, तब ये पैरेलल माने जाएंगे। पैरेलल पढ़ा होगा ना आपने, हाई स्कूल में तो पढ़ा होगा। पैरेलल क्या होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, हर एक पॉइंट पे सेम रहती है। तो चाहे आप डिस्टेंस से देख लो, चाहे डिस्टेंस से देख लो, चाहे एंगल से देख लो, एंगल उनके बीच क्या रहता है, एंगल भी 0 रहता है और डिस्टेंस इक्वल रहती है। तो क्या है, हमें तो वायर चाहिए पैरेलल। कैसे वायर चाहिए, पैरेलल वायर चाहिए बिल्कुल। और क्या होगा, उन पे निकालना हमें क्या, हमें निकालना है यहाँ पे फोर्स। ये यहाँ पे इनके बीच एक दूसरे पे फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे। पहले आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स किस तरह से अप्लाई होता है, करंट पे। कोई वायर था ना, उसमें करंट फ्लो हो रहा था, आपने देखा कि चार्ज जब मूव करता है तब भी उसपे क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। ये तो आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे पढ़ने वाले, जब 2 वायर रखे हैं एक दूसरे के पास, तो एक दूसरे पे किस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। तो देखो क्या होगा, आप 2 वायर हैं आपके पास, इनको नेम दे दें क्या, एक को पी क्यू मान लें, पी क्यू, और दोनों लेंथ भी इक्वली लेनी है हमें इनकी, आर एस। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत, पी क्यू का मतलब पी से लेके क्यू तक की बात चल रही है, आर एस का मतलब आर से लेके एस तक की बात चल रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत। माना इसमें क्या है, आई करंट फ्लो होता है, आई 1 करंट फ्लो होता है, और इसमें क्या होता है, आई 2 करंट फ्लो होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। ये तो अपना डायग्राम है। अब इनके बीच की डिस्टेंस भी तो रही होगी ना, तो मान लिया इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, आर डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आर डिस्टेंस हो गई। अब जो भी आपको दिखता है आप इंट्रो की तरह लिख देते हो, साफ साफ दिख रहा है, ये तो आप लिख सकते हो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये आप लिख सकते हो, साफ दिख रहा है, जो भी है आप लिख सकते हो। अब क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रिक समझनी है। आप खुद सोचो, पहले यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, दोनों में करंट फ्लो, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र होगा, नहीं होगा ना। तो इन पे फोर्स भी आपने पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें आप क्या रखते हो, कोई वायर रखते हो, उसमें करंट फ्लो कराते हो, तब उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई तार रखा है, उसमें धारा बह रही है, तभी तो फोर्स लगेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। ये तो तुमने पढ़ा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। आपको बताए पहले चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तभी तो फोर्स लगेगा, बल लगेगा। खुद सोचो, किसी भी वायर पे फोर्स अप्लाई कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर उसके बाद फोर्स लगेगा। तो सिंपल में आप समझना, फर्स्ट वाले से तो क्या निकालोगे आप, इसके 2 टाइप से करोगे, 2 बार करो, मतलब इसे 2 स्टेप में करोगे तो समझ आएगा।
आपको पता है कि अगर आपको क्या करना है, आपको कहीं पे फोर्स डिफाइन करना है, बल निकालना है किसी वायर पे, किसी तार पे बल निकालना है, तो पहले क्या होना चाहिए? सीधी सी बात है, पहले वहां पे V होना चाहिए। अब जब B होगा तब B में वो वायर रखा होगा, उसमें धारा फ्लो होगी, तभी तो उस पे F लगेगा। तो फर्स्ट वाले से आप B डिफाइन करेंगे, PQ से क्या डिफाइन करेंगे आप? B डिफाइन करेंगे। फिर हम RS पे F निकाल लेंगे, RS से क्या निकाल लेंगे? F निकाल लेंगे। ये बात आपको समझ शायद आ गई होगी, क्योंकि पहले V होगा तभी तो F होगा, V होगा तभी F होगा, ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले कि V होता है, फिर उसमें आप कोई वायर रखते हैं तो उस पे F लगता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले से क्या निकालेंगे आप? V। इससे क्या निकालेंगे? V। और फिर सेकंड वाले से निकालेंगे आप F। अब देखो क्या करोगे, हम I1 है ना फर्स्ट में, तो हम क्या कर देंगे, हम इस वायर पे, इस वायर के किसी भी पॉइंट पे B डिफाइन कर लेंगे। और आपको पता है कहां पे B निकालोगे? कहां पे? आपको पता है वायर के ऊपर ही तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वायर पे ही तो आपको क्या F कहां पे देखना है आपको? वायर पे। तो B भी कहां देखना पड़ेगा? वायर पे। तो वायर पे ही डिफाइन करोगे, B को कहां पे डिफाइन करोगे? वायर पे। वायर का मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आप वायर पे डिफाइन कर सकते हो, लेकिन कहां पे डिफाइन करते हैं हम? यहाँ पे डिफाइन करते हैं। कितने एंगल पे? कितने? 90 एंगल पे। कितने एंगल पे? 90। ये है ना, आप किसी भी पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हो। तो क्या होगा, I1 के कारण RS में बिंदु, किसी बिंदु पर क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, कहां पे? आप देखो क्या है, यहाँ पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, और वायर से चुंबकीय क्षेत्र अभी आपने निकाला है। मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है अभी तो पीछे किया एम्पियर के परिपत्र नियम से, तो वायर से कितना आया था हमारा? याद करो कितना आया था? कितना आया बताना मुझे। यही तो आया था, वीक बल म्यू नॉट अपॉन कितना आया था? 2 पाई और I अपॉन, यही आया था, यही आया था ना, ये आया था अपना, आया था ना। अब किससे निकालना है हम? I1 से निकालना है। किससे निकालना है? देखो B किससे निकाल रहे हो? अब B किससे निकाल रहे हो? I1 से। I1 से तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? I1। और यहाँ पे डिस्टेंस आपने यहाँ पे कितनी मारी है? स्मॉल r। तो यहाँ पे क्या ले लोगे आप? स्मॉल r। मैं तो इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ आपको, आपको पता होना चाहिए कि जो भी डिस्टेंस होगी आपको तो वो लेनी है। तो वहां पे कितनी थी? कैपिटल R, तो आपने कैपिटल R ले ली थी। यहाँ पे क्या है? स्मॉल r। तो यहाँ पे बताओ, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब खुद सोचो, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे B आ गया। जब यहाँ पे B आ गया, क्या आ गया? यहाँ पे, यहाँ पे B आ गया। और आपको पता है जब यहाँ पे B आ गया तो क्या होगा? जब यहाँ पे B है और ये वायर इस B में रखा है, ये वायर इस B में रखा है, तो इस पे क्या लगेगा? बल लगेगा। और क्या, कौन सा बल लगता है? आपको याद है क्या लगता है? अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र V1 के कारण RS पे लगने वाला बल, V1 क्यों माना है इसे? क्योंकि ये I1 की वजह से। किसकी वजह से? ये हमारे पास क्या था, सिंपल में समझ लो, कभी बाद में तुम घर जाके कंफ्यूज हो। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका? V मी अपॉन देखो यहाँ पे क्या होता है हमारा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये निकाला था हमने। यहाँ पे देखो कौन सी वायर की वजह से है? ये फर्स्ट की, I1 की। तो यहाँ पे क्या ले लिया? V1। I क्या है यहाँ पे? I1, तो I1 ले लिया, और डिस्टेंस क्या है? R। तो इसी से निकाला है, जो भी होता है वो रखना पड़ता है ना। यहाँ पे तो I थी तो I लिया था, यहाँ पे क्या है? I1, तो I1 लेंगे। ये हो गया।
अब देखो यहाँ पे, अब इस पे निकालना हमें कि इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, बल क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं आप, याद है एफ क्या आता, आई एल वी साइन थीटा आता, याद है क्या आता, आई एल वी साइन थीटा, आई एल वी साइन थीटा आता। अब क्या होगा, हमारा फॉर्मूला देखो क्या था, एफ जो लगता हमारा वो कितना लगता, आई, और इनकी लेंथ कितनी ले ली हमने, इनकी लेंथ ली हमने एल। तो क्या है यहाँ पे आई, अब मुझे बताओ यहाँ पे आई वन लू या आई टू लू, आई टू, क्योंकि वन आपको पता है वी निकालना है हम इसकी वजह से, तो सब कुछ इसका लेना पड़ेगा, और आई एफ निकालना है हम किसका, इसका, तो सब कुछ इसका लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई टू आई, फिर आएगा लेंथ, तो आपको पता है दोनों की सेम है, तो इसकी लेंथ एल है, तो यहाँ पे एल, और क्या आएगा वी, बी कितना है, बी आपका एक ही है यहाँ पे वी वन, और यहाँ पे क्या आता है साइन थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 90, तो साइन कितना हो गया 90। बताओ मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत, और यहाँ पे आप B1 मान भी सकते हो, खाली B भी मान लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि B तो एक ही है ना, B1 मानो या खाली B मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी I1 की वजह से आप 1 1 मान लेंगे तो थोड़ा आपको फायदा होगा, खाली B भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, याद है किसी को दिक्कत, याद है नहीं ना। अब क्या करेंगे, साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1, और यहाँ पे हम B का मान कितना रख देंगे ये। अब देखो आगे, यहाँ पे क्या है, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, देखो यहाँ पे हमारा क्या आया था, F कितना आया था, आई टू एल वी, मैंने बोला 1 लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो यहाँ पे आई टू आ गया, एल आ गया, यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये होता है, और यहाँ पे क्या था हमारा I1, और यहाँ पे क्या था R, आ गया ना। तो हमारा फोर्स यहाँ पे निकल के आया क्या, मैं इसे अब ढंग से लिख दूं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और क्या होगा यहाँ पे I1 I2, और क्या है अपना L अपॉन R। तो सीधी सी बात है हमारे पास, यहाँ पे क्या है ये 2 है, ये 2 पाई, ठीक है। तो हमने इसके जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे टोटल कर लिए हैं। इसमें एक है परिनालिका वाला, तो आपको वो करना है खुद से ट्राई, ठीक है। अब क्या है देखो यहाँ पे, अब देखने हमें क्वेश्चन इसके कौन कौन से इंपोर्टेंट है वो देखने, ये हो गया, ये करना है आपको, ये आपको करना है, ट्राई बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें भी आपको सरफेस मान के एम्पियर के रूल से आप कर देंगे। आप देखते हैं हम क्वेश्चन कौन कौन से इसमें इंपोर्टेंट है। देखो यहाँ पे पहले आपने क्या किया था, पहले किया था आपने किसका, वायो-सैवर्ट का लो, वायो-सैवर्ट का नियम। तो वायो-सैवर्ट के नियम क्या किया था आपने, वायो-सैवर्ट का है ना, उसने बोला है कि आपको क्या करना है, वायो-सैवर्ट का नियम का यूज करके किसमें, लंबे तार के लिए व्यंजक निकालना है, वायो-सैवर्ट के नियम का यूज करके। आगे देखो क्या है, यहाँ पे देखो आगे क्या बोला उसने, आपने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड में क्या देखा था, आपने देखा था मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में आपने क्या कराया था, एक चार्ज को मूव कराया था ना। तो उस पे लगने वाला क्या देखना है आपको, बल देखना, आपने निकाला था ना F = QBV sin थीटा, वो देखना है आपको। आगे क्या देखना है आपको, आवेशित कण पर आपने क्या किया था, हाँ फिर क्या किया था आपने जो निकाला था, क्या आपने मूव कराया था, उसकी क्या निकाली थी, वहां पे रेडियस निकाली थी ना। वो इसने बोला, देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति की व्याख्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान करता है। आपने देखा था 3 तरह से हमने क्या एंटर कराया था, वो एक क्या परपेंडिकुलर पर, एक पैरेलल पर, और एक कितने पर,
एक परपेंडिकुलर, एक पैरेलल और एक थीटा पर। तो उसने कौन सा वाला पूछा है ये, लंबवत। जब क्या करता है वो परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसकी Q अपॉन M ये प्रूफ करना है आपको। रेडियस जो होती है इसकी त्रिज्या क्या होती है, Q अपॉन M के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। त्रिज्या कण के विशिष्ट आवेश इतने के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्वेश्चन तो समझ आ रहे हैं? आगे देखो फिर क्या बोला उसने, यहाँ पे V वोल्ट से त्वरित किए गए लंबवत एक समान चुंबक भी प्रवेश करता है। हाँ देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, ये क्वेश्चन आपने किया था ना, क्या किया था आपने, यहाँ पे जो आपने क्या किया था, जब आपने परपेंडिकुलर उसमें एंटर कराया था तो क्या आया था, उसमें निकल के रेडियस आई थी। तो यहाँ पे क्या करना है, वही निकालना। उसने बोला है कि V वोल्ट विभवांतर से त्वरित किए गए एक सरल रेखा में गति करते हुए M द्रव्यमान तथा Q आवेश के कण अपने पथ के लंबवत एक समान चुंबक क्षेत्र में B में प्रवेश करता है, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालनी है। तो आपको रेडियस निकालनी है, ये भी किया था ना आपने, रेडियस नहीं निकाली थी आपने, T निकाला था आपने, N निकाला था आपने, R निकाला था, निकाले थे ना। तो यहाँ पे निकलवाया उसने रेडियस। पहले आप चैप्टर क्लियर करोगे फिर उसके बाद क्वेश्चन देखोगे, खुद पता चल जाएगा कौन सा कहाँ निकलवा दिया। ये भी देखो क्या है, आधार पर आपको करना है गतिमान आवेश पर। ये किया था ना आपने धारावाही चालक पर, जो हमारा वायर था ना, तो उस पर क्या निकाला था आपने, फोर्स निकाला था। कौन सा, F इज इक्वल टू IL V साइन थीटा। वही बोला इसने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के आधार पर एक समान धारावाही चालक पर क्या निकालना है आपको, बल का व्यंजक निकालना है। फिर आगे देखो क्या है, परिनालिका वाला, मैंने आपको ट्राई करने बोला, आपको करना है इसे ट्राई। और फिर क्या, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, जो हमने सबसे लास्ट में किया है। तो ये क्या है, ये सब क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट है और आपको करने हैं। और एक चीज और समझनी है साथ में एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या है, एक ये किया था आपने बायो-सैवर्ट के नियम का यूज किया था, उसका किसके लिए, कुंडली के केंद्र पर सेंटर पर डिफाइन किया था। आपको ये करना है, उसके सेंटर पे डिफाइन किया था। और एम्पियर का लॉ था। और क्या था, आपने क्या किया था, एक वायर से क्या निकाला था आपने, V डिफाइन किया था, वो इसने दिया। ये इस चैप्टर के सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपोर्टेंट इस चैप्टर के। आप समझो शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है, शॉर्ट में लाया नहीं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जैसे उसने बोल दिया कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। सीधी सी बात है, आपको लॉन्ग आर्टिकल करने हैं, लॉन्ग आर्टिकल में से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे उसने खाली पूछ लिया कि बायो-सैवर्ट का नियम का फॉर्मूला लिखिए, तो शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। अब जब आपने पूरा बायो-सैवर्ट का नियम करा है तो फॉर्मूले तो आप लिख सकते हैं। ये किसी का यूनिट पूछ लिया कि आप बताइए करंट का यूनिट क्या होता है, धारा का यूनिट, तो आप लॉन्ग आर्टिकल किया करो, वो शॉर्ट क्वेश्चन उसी में से बन जाते हैं। जैसे किसी का फॉर्मूला पूछ लिया, किसी का यूनिट पूछ लिया, तो यही पूछ लेता, तो आप लॉन्ग आर्टिकल पे ध्यान किया करो, उसी से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या है, अब हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करें।